Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 26th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 26 अप्रैल 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ में इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। उसको मिस करोगे तो एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में आपका जो भी स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग 200-300 लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट से सेशन को। कई सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम बहुत डिटेल से कवर करने वाले हैं और खासकर ये लेक्चर की खास बात यही है कि कम समय में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स विद प्रॉपर क्वेश्चंस सभी कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है फॉरेंसिक ऑडिटिंग के बारे में। अब ये फॉरेंसिक ऑडिटिंग एक टर्म है जो कि अभी न्यूज़ में आ चुकी है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट में बारे में पढ़ा होगा, तो स्टॉक मार्केट में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और साथ ही साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे अपने जो स्टॉक्स वगैरह है वो खरीदते हो और बेचते हो, यानी उनकी ट्रेडिंग करते हो। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्या किया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आया है और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर क्या होगा, कुछ फॉरेंसिक ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा और वो फॉरेंसिक ऑडिटर्स क्या करेंगे, वो बेसिकली ट्रेडिंग मेंबर्स का सारा जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसकी ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग आप कह सकते हो सिंपल से शब्दों में इंस्पेक्शन करना, सही से उस चीज़ को देखना, उसकी डिटेल्स तक यहाँ पे परखना, उस चीज़ को एग्जामिन करना, उसका इवैल्यूएशन करना और डिटेल से मूल्यांकन करना, है ना, या उस चीज़ की और ज़्यादा तहकीकात करना। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिटर। तो फॉरेंसिक ऑडिटर का मेन काम कहाँ पर है? खासकर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कोई भी कंपनी होती है वहाँ पे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो भी पैसे से संबंधित लेन देन है उसकी ऑडिटिंग करने को हम लोग ये फॉरेंसिक ऑडिटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था ये आपको समझ में आया। अब डायरेक्टली चलते हैं इस टर्म को समझने के लिए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरेंसिक ऑडिटिंग क्या होती है। तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग बेसिकली एक प्रकार का एनालिसिस है या फिर किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसका रिव्यू करना, एक बार उसको यहाँ पर डिटेल से एग्जामिन करना, उसका मूल्यांकन करना, डिटेल से यहाँ पर देखना। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, सारी डिटेल्स होंगी ना, तो एक पर्सन क्या करेगा, वो सारी की सारी डिटेल्स निकालेगा और उस डिटेल का यूज़ किया जा सकता है कोर्ट के अंदर में। कोई अगर मान लो मुद्दा फंस गया है, कोई केस फंस गया है, कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो उसकी यहाँ पे ऑडिटिंग की जा सकती है और सारा का सारा डिटेल्स निकाल के रखा जा सकता है और फिर वो मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में वो सारी डिटेल्स को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर हो गया? साथ ही साथ में यहाँ पर बोला जाता है, देखो ये ना अकाउंटिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है फॉरेंसिक ऑडिटिंग। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इवन यहाँ पे जो बहुत सारे अकाउंटिंग कंपनियां हैं, वो जो फर्म्स हैं, उनका खुद का अपना एक डिपार्टमेंट भी है फॉरेंसिक ऑडिटिंग का, जो कि यहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उनको एग्जामिन करने का काम करता है। ठीक है, और जो फॉरेंसिक ऑडिटर्स होते हैं, जो ये व्यक्ति होते हैं जो ये काम करते हैं, उनके पास में देखो एक एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए इस ऑडिटिंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्यों चाहिए फॉरेंसिक ऑडिटिंग? फॉरेंसिक ऑडिटिंग को अक्सर कंडक्ट किया जाता है ताकि मान लो यहाँ पर कोई कंपनी है जो कि फ्रॉड कर रही है या दूसरे कोई फाइनेंशियल क्राइम्स हुए हैं, उनको यहाँ पर पकड़ पाना और उनको लेकर सीधा कोर्ट में जाना। और इस पूरे फॉरेंसिक ऑडिटिंग के प्रोसेस में जो ऑडिटर है, जो ये काम कर रहा है, जो पूरा एग्जामिन कर रहा है सारे डेटा को कंपनी के, तो उसको यहाँ पे बोला जा सकता है कि वो एक एक्सपर्ट है। और जब भी कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा होगा तो उस कोर्ट में वो व्यक्ति गवाही के तौर पर काम कर सकता है, यानी गवाह के तौर पर उसको रखा जा सकता है। क्लियर हो गया? जो ये फॉरेंसिक ऑडिटिंग है इसके बारे में मैक्सिमम चीज़ आप समझ चुके हो, यानी कि अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो ये फॉरेंसिक ऑडिटिंग करेगी कि भाई चलो दिखाओ अपना यहाँ पर कंपनी का सारा डिटेल्स क्या क्या है आपका, हम फॉरेंसिक ऑडिटर को बुला रहे हैं, वो यहाँ पर सब कुछ तहकीकात करेगा। क्लियर हो गया? अब होता यहाँ पर यह है कि फॉरेंसिक ऑडिटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल फ्रॉड को देखता ही है, इसके साथ साथ बैंकरप्सी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, यानी कोई कंपनी दिवालिया हो गई, फेल मार गई,
है ना, बिजनेस कोई बंद हो गया, कुछ डिवोर्सेस हो गए, तो इन चीज़ों के बेसिस पर भी फॉरेंसिक ऑडिटिंग की जा सकती है। समझ में आया? अब एक टर्म होता है इंटरनल ऑडिट। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेंसिक ऑडिट और इंटरनल ऑडिट दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? फॉरेंसिक ऑडिटिंग जो है ना, ये बेसिकली कह सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उनका एग्जामिनेशन करना, है ना, उसको यहाँ पर डिटेल से देखना कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उसको फॉरेंसिक ऑडिटिंग बोलते हैं। और इंटरनल ऑडिट मतलब क्या होता है? देखो, इंटरनल ऑडिट को सिंपल सा डिफाइन किया गया है कि एक जो कंपनी का अकाउंट है उसको और डिटेल से एग्जामिन करना, है ना, यानी कि कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कंपनी की एक्टिविटीज़, उस कंपनी का जो अकाउंटेंट है या मैनेजर है वो एक्टिविटीज़ देख रहा है कि कंपनी कैसी चल रही है, कैसा यहाँ पे प्रॉफिट है, कैसा लॉस है, तो वो बोलते हैं हम लोग कंपनी के अंदर की ऑडिटिंग करना। तो फॉरेंसिक ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए बात की है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। तो हम लोग थोड़ा सा एनएसई के बारे में भी जानेंगे, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनएसई इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्सचेंज है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ना, जो आपके स्टॉक मार्केट्स हैं पूरा का पूरा, जैसे सेबी है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या है कि ये जो बॉडी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको लाया गया था 1992 में बनाया गया था। और तब से यहाँ पे इसका मेन काम क्या है? स्टॉक्स के बीच में यहाँ पर ट्रेडिंग करवाना। और ऐसी यहाँ पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उस कमेटी का नाम है फिरवानी कमेटी। इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर यहाँ पर इस पूरी एनएसई को सेटअप किया गया था। और आज के समय में जो एनएसई है वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन करता है। यहाँ पे आप कह सकते हो होलसेल डेट, इक्विटी या डेरिवेटिव मार्केटिंग को लेकर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप अपने जो स्टॉक्स वगैरह वो परचेज कर सकते हो। और जो एनएसई है ना, इसमें सबसे पॉपुलर ऑफरिंग होती है निफ्टी 50। आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा निफ्टी 50 के बारे में, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी 50 यहाँ पर ऑफर करता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 का मतलब है हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो निफ्टी 50 का इन्वेस्टमेंट मतलब तो देश की हमारी टॉप 50 कंपनियों में आप पैसा लगा रहे हो, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। तो यहाँ पर वर्ल्ड अर्थ डे चर्चा में है, तो अर्थ के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहली चीज़ ये न्यूज़ क्या है, तो वर्ल्ड अर्थ डे को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है 22 अप्रैल को, क्योंकि हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया ही जाता है। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम एक जागरूकता फैला सकें कि हमारे पूरे दुनिया भर में कितने सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्लस यहाँ पे पोल्यूशन हो गया और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गई। तो हम इन सब चीज़ों से अपनी पृथ्वी को बचा सकें, इसके बारे में एक जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे पर। वर्ल्ड अर्थ डे का इतिहास क्या है? देखो, सबसे पहला जो ये दिन है ना, ये जो सबसे पहला दिवस है, ये 22 अप्रैल 1970 में सेलिब्रेट किया गया था यूएस के अंदर में, अमेरिका में। फिर उसके बाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया एक ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के थ्रू, है ना, जिसको यहाँ पर यूएस के सीनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, ये इसको लीड कर रहे थे। तो इस प्रकार का पूरा एक इवेंट किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इवेंट इसलिए था क्योंकि सभी लोग जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर चिंतित थे कि एनवायरमेंट के ऊपर में बहुत बुरा असर पड़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं उसकी वजह से, और जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसको लेकर यहाँ पर ये सारी की सारी बात की गई थी। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे क्या किया गया, वर्ल्ड अर्थ डे को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तब से यहाँ पर दुनिया भर का एक मूवमेंट बन चुका है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर तुरंत एक्शन ले, कुछ ना कुछ करें, हम अपने पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर ये बात करता है। और इस बार साल 2023 का जो वर्ल्ड अर्थ डे है, इसका थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में, खासकर वनडे एग्जामिनेशन में आपसे थीम पूछ ले जाते हैं, और थीम जो है ना वो एज इट इज़ आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अर्थ डे 2023 का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्लियर हो गया? अब यहीं पर ना वर्ल्ड अर्थ डे के साथ साथ एक और छोटा सा टर्म आ जाता है अर्थ आवर। अर्थ आवर को लेकर कई सारे एग्जामिनेशन में पहले सवाल पूछा जा चुका है। तो अर्थ आवर क्या होता है? देखो, अर्थ आवर ना दुनिया भर में एक मूवमेंट चलाया जाता है, और इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। इसको स्टार्ट ही किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, और धीरे धीरे करके यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया गया। ये अर्थ आवर ना एक दिन की बात होती है, यानी कि हर साल जो मार्च का महीना होता है, हर साल मार्च के महीने में जो आखिरी सैटरडे आता है, आखिरी शनिवार, उस दिन यहाँ पे 1 घंटा हमारा अर्थ आवर का मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सिडनी से हुई थी 2007 में। इस 1 घंटे में क्या किया जाता है, लाइट वगैरह हम सब ऑफ कर देते हैं। ये जो अर्थ आवर है
इस अर्थ आवर्स में क्या किया जाता है, लोगों को एंकरेज किया जाता है, जितने भी लोग हैं उनसे बोला जाता है कि आप अपनी अपने आसपास जितनी भी लाइट्स वगैरह है वो सब बंद कर दो 1 घंटे के लिए। लगभग शाम 8:30 से लेकर 9:30 तक उन लाइट्स को बंद कर दो, ताकि हम लोगों को इसके बारे में बता सकें क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो आई होप आप लोग ये क्लियर कर चुके होंगे। तो अर्थ आवर का मतलब है लाइट ऑफ कर देना बेसिकली यहाँ पर 1 घंटे के लिए, ताकि हम थोड़ा सा अब एक सपोर्ट दिखा सकें अपने प्लानिट के प्रति, लोगों के अंदर जागरूकता फैला सके। इससे क्या होगा, लोग समझेंगे कि हाँ यार कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्लानिट को बचाने के लिए या प्लानिट के प्रति एक एक्शन लेने के लिए। हम लोग कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो सब यहाँ पर दिखाने के लिए ये 1 घंटा बहुत है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना जो लेक्चर पर लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, एक सपोर्ट चाहिए होता है। दूसरा वीडियो थोड़ा लेट ही आ रहा है, इसको मैं पहले अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये जल्दी अपलोड हो जाता है। खैर टाइम पर आपको मिल जाता है सुबह 5 बजे। तो मेक श्योर करना कि 2000 लाइक्स जो है डेली बेसिस पर आप इस लेक्चर पर पहुँचा दो और अपने दोस्तों के साथ में वीडियोज़ को, इस वाले वीडियो को शेयर कर दिया करो। और मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। पर्सनली आप कनेक्ट कर पाओगे, वहाँ पे करोगे कि इंस्टाग्राम पर जाना दीपक यादव एजुकेशन लिखना, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग हैं। वहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है यूएवी के बारे में, दैट इज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम है नागास्त्र। नागास्त्र जो है अभी चर्चा में है। मतलब एक न्यूज़ के अंदर हेडलाइन छपी थी, दुश्मन होंगे परास्त, आ रहा है नागास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये नागास्त्र क्या है, नागास्त्र 1 इस प्रकार से आपको एक लॉइटरिंग मुनिशन देखने को मिलेगा। जैसे हम ड्रोन बोलते हैं ना, जैसे ड्रोन, वैसे यहाँ पर ये ड्रोन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये चर्चा में है कि भाई जो हमारा ये नागास्त्र है इसको इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और हम जो है इजराइल और पोलैंड से कंपटीशन करेंगे, क्योंकि इजराइल और पोलैंड जो है ना ये अभी ड्रोन के मामले में बहुत आगे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को यहाँ पे टैकल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नागास्त्र को बना रहे हैं और ये सप्लाई किया जाएगा हमारी इंडियन आर्मी को। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं नागास्त्र होता क्या है। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है नागास्त्र क्या है, तो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है और वो भी भारत का पहला खुद का बनाया हुआ। लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब क्या होता है, इसको हम सुसाइड ड्रोन भी कह सकते हैं या इसको कामिकेज ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बॉम्ब है और ये अपने टारगेट को तो हिट करेगा, साथ ही साथ में ड्रोन भी उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में उस टारगेट को भी उड़ा ले जाएगा। इसको सुसाइड ड्रोन बोलते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन को। एक एरियल वेपन सिस्टम है, यानी कि हवा में इसको उड़ा सकते हैं। पहले यहाँ पर ये अपने टारगेट के ऊपर इधर उधर घूमेगा, फिर टारगेट को सेट करेगा, उस पर अटैक करेगा, खुद भी उड़ेगा, साथ में दूसरे को भी उड़ाएगा जो टारगेट था। तो ये था यहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन। इस प्रकार का यहाँ पर ये नागास्त्र ड्रोन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या समझ में आ गया, और बिल्कुल सटीक तरीके से अपने दुश्मन को हिट करेगा ये। इसको बनाया किसने, डिज़ाइन किसने किया है, तो इसको डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन और डेवलप किया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने, EEL ने, और इसको सपोर्ट मिला है सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर का। तो सबने साथ में मिलकर यहाँ पर ये काम किया है, उसके बाद में इसको बनाया है। अच्छी बात यह है कि ये इंडिजीनियसली बनाया गया है, हमारे देश में खुद बनाया गया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस ड्रोन को बनाने में जो 75% सामान लगा है, 75% जो सामान लगा है, 75% जो कंटेंट है वो हमारे देश का ही है। बाकी 25% रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट किया होगा, लेकिन 75% हमारे देश का ही सामान लगा हुआ है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो मैंने आपको बोला जो थ्रेट है उसको यहाँ पर पूरी सटीक तरीके से हिट कर सकता है। इसके अंदर ये ताकत है कि 1 घंटे तक ये उड़ सकता है, 15 किलोमीटर के रेंज को कवर कर सकता है और बहुत बड़े रेंज को भी कवर कर सकता है। उसके ऊपर उड़ते उड़ते अपने टारगेट को सेट करके हिट कर सकता है। ये इसकी सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। नागास्त्र बेसिकली लॉइटर करेगा, अपने एयर मतलब हवा में उड़ेगा अपने, फिर उसके बाद में अपने टारगेट को सेट करेगा, उसके बाद यहाँ पर उसको हिट करेगा। इसको हम सुसाइडल अटैक के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको कामिकेज मोड भी यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर हो गया, यानी टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देना और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में वॉल्ट मैनेजर्स को लेकर डिस्कशन किया गया है। अब ये वॉल्ट मैनेजर क्या है ना, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैं आपको समझाता हूँ वॉल्ट मैनेजर को लेकर क्या चर्चा हो रही है। तो जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, दैट इज़ सेबी, वो यहाँ पर अभी एक प्रोसीजर के साथ में आए हैं वॉल्ट मैनेजर के। वॉल्ट मैनेजर को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी जो है यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो एक नया सा कॉन्सेप्ट है वॉल्ट मैनेजर का। वॉल्ट मैनेजर, पहले आप ये समझो कि वॉल्ट का मतलब क्या होता है। जैसे तिजोरी होती है ना, लॉकर जो होता है, उसका आप वॉल्ट कह सकते हो। कई सारे यहाँ पर एप्लीकेशंस भी आते हैं प्ले स्टोर पर वॉल्ट के। उसमें क्या कर सकते हो, जैसे आपका कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर उस वॉल्ट में स्टोर कर सकते हो, उसके ऊपर पासवर्ड लगाया जा सकता है ना। वैसी मतलब तिजोरी टाइप की चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपने पैसा रख दिया है, इसको बंद कर दो, एक की है इसकी, एक पासवर्ड है इसका, उसे डालोगे तभी यहाँ पर ये ओपन हो पाएगा।
तो ये हो जाते हैं वॉल्ट। अब कई सारे लोग ऐसे जिनके पास में गोल्ड है, बहुत सारा सोना है, अब वो चाहते हैं कि तिजोरी में रखना है सोना को, तो वो क्या कर सकते हैं, इन्हीं वॉल्ट मैनेजर्स के पास में जा सकते हैं और अपना सोना यहाँ पर इन वॉल्ट मैनेजर पर रख सकते हैं। तो आप कहोगे ये तो एग्जैक्टली बैंक की तरह हो गया, बैंक जैसे लॉक कर देता है। थोड़ा बहुत सिमिलर है लेकिन उससे काफ़ी अलग भी है। वॉल्ट मैनेजर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद भी मिलती है। चलो समझते हैं, आगे चलेंगे, धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूँगा। तो वॉल्ट मैनेजर जो है ना, इसको रेगुलेट किया जाता है एज अ सेबी इंटरमीडियरी। जैसे सेबी है, अब ये सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी आपका स्टॉक मार्केट है ना पूरा, उस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। तो सेबी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वैसे यहाँ पर वॉल्ट मैनेजर भी है। वॉल्ट मैनेजर भी यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है जैसे सेबी यहाँ पर अपने आप को रेगुलेट करता है। सेबी के अंदर में ब्रोकर्स होते हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक्स परचेज करते हो, बेचते हो, ऐसी कई सारी और भी चीज़ें होती है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वैसे ही वॉल्ट एंड मैनेजर के पास में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो कि आपको वॉल्टिंग सर्विस देने का काम करेगा। यानी आपके पास में गोल्ड है बहुत सारा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस वॉल्ट मैनेजर के पास में अपना गोल्ड डिपॉजिट कर सकते हो और वो वॉल्ट मैनेजर उस गोल्ड को डिपॉजिट करने के बदले में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट देगा। एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आपको मिल जाएगी और ख़ास बात यह है कि आप उस रिसीट का स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। वो कैसे, समझते हैं। तो वॉल्ट मैनेजर कौन है, समझ गए, एक मैनेजर है जिसने यहाँ पर इस प्रकार का वॉल्ट बना रखा है, आप वहाँ पे जाकर गोल्ड को रखना चाहते हो। उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जिम्मेदारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, स्टोरेज को बनाकर रखना, जो भी गोल्ड उसके पास में जमा है उसकी सुरक्षा करना, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉनिक जो रिसीट है वो बना कर देना। लोगों की परेशानियाँ हैं कुछ तो उनको यहाँ पर निपटाना, प्लस यहाँ पे उस अगर वो कोई व्यक्ति आता है अपना गोल्ड को वापस से विड्रॉ करें निकालने, तो उसको निकाल कर देना भी। ये सारे काम वॉल्ट मैनेजर के होते हैं। तो क्या कोई भी व्यक्ति वॉल्ट मैनेजर हो सकता है, ऐसा अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति कर तो सकता है, कोई भी व्यक्ति वॉल्ट मैनेजर बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसको एक एप्लीकेशन जारी करनी पड़ेगी सेबी के अंदर में, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सेबी उसको एक सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद यहां पर ये काम वो कर पाएगा। और उसके बाद भी आसान नहीं है काम करना। उस एप्लीकेंट को, मतलब उस एप्लीकेंट के पास में यहाँ पे कह सकते हो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए और कम से कम उसकी जो कंपनी है ना, उसकी जो मिनिमम नेटवर्थ है उस कंपनी की 50 करोड़ होनी चाहिए। 50 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होगी तभी वो व्यक्ति यहाँ पर ये वॉल्ट वाला काम कर पाएगा, वॉल्ट मैनेजर बन पाएगा। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो उसको तभी दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए। तो वो जो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो सेबी देगा, लेकिन सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए उस व्यक्ति की जो कंपनी है उसका जो नेटवर्थ है वो 50 करोड़ का कम से कम होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं इनको दिया जा सकता है और वो वैलिड हैं तब तक जब तक सेबी उनको सस्पेंड या कैंसिल ना कर दे। अगर सेबी उस सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो वो व्यक्ति वॉल्ट मैनेजर का काम नहीं कर पाएगा। समझ गए। अब बात आती है रेगुलेशन की। जो ये वॉल्ट मैनेजर होते हैं ना, यहाँ पे इनको ज़रूरत है कि इनके पास में एक प्रॉपर सिस्टम हो। क्या सिस्टम हो, इनको बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है कि इनके पास में जो भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहा है, सामान आके रख रहा है, उसका सारा का सारा रिकॉर्डिंग रखना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्डिंग को रखना। साथ ही साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके चलना, सारी डिटेल्स को, जो भी यहाँ पे स्टोरेज रखा गया उनकी डिटेल्स को बनाकर चलना, जो गोल्ड है उसको ट्रांसफ़र या विड्रॉ करना। तो ये सारा का सारा काम यहाँ पर उन रेगुलेशंस के तहत आ जाता है। तो बहुत सारे काम होते हैं। प्लस यहाँ पे बोला ये जाता है कि मान लो एक व्यक्ति ने जो है अपना गोल्ड वगैरह से वॉल्ट में रखा है, तो कम से कम उसको उस जो रिकॉर्ड उसने बनाए हैं ना, उस रिकॉर्ड को कम से कम 5 साल के लिए तो स्टोर करके रखना होगा उस वॉल्ट मैनेजर को। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि वहाँ पर उसको भी फॉलो करने होते हैं। और यहीं पर एक बार एक और टर्म आया, EGR, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ये क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एक प्रकार की रिसीट, जैसे रसीद बोलते हैं ना, उसी प्रकार की रसीद है ये। अब यहाँ पे लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आपके डीमैट अकाउंट में चढ़ जाएगी। डीमैट अकाउंट जब आप खुलवाते हो ना, उसी अकाउंट के बेसिस पर क्या करते हो, अपना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर पाते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अभी शेयर बाजार में उतरना है, आपको कोई स्टॉक्स परचेज करके रखने हैं या कुछ बेचना है, कुछ ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास में डीमैट अकाउंट, दैट इज डीमेटलाइज्ड अकाउंट होना अनिवार्य है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसी अकाउंट में आपकी जो रिसीट है वो दे दी जाएगी और उस रिसीट का वो आप व्यक्ति जो है जिसने यहाँ पर वो रिसीट ली है वो यूज़ कर सकता है व्यापार करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंजेस में यहाँ पर उसको ट्रेड करने के लिए, उसमें व्यापार करने के लिए उस रिसीट का यूज़ किया जा सकता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बोलते हैं। और वो रिसीट कौन देगा? वॉल्ट मैनेजर ही देगा। जो एक व्यक्ति ने सोना जमा किया उसके बेसिस पर यहाँ पर उसको रिसीट मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर उसका टाइम पूरा हो गया, वो आ रहा है यहाँ पर गोल्ड को विड्रॉ करने, तो ऑब्वियस सी बात है वो विड्रॉ किया जाएगा बहुत आराम से।
है ना। जो डिपॉजिटरी है वो यहाँ पर कुछ जो पेमेंट ऑफ चार्जेस वगैरह जो लगेंगे एक्स्ट्रा उसको सेटिस्फाई कर देगा, उसको पूरा कर देगा, और पूरा करने के बाद में जो है वो जो है अपना गोल्ड वगैरह विड्रॉ कर सकता है। क्लियर हो गया। तो जैसे यहाँ पर गोल्ड वगैरह वो विड्रॉ कर लेगा तो जो वॉल्ट मैनेजर है वो गोल्ड तो थमा देगा उस व्यक्ति को जो गोल्ड लेने आया है, जिसने जमा किया था। साथ ही साथ में उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट बनाई थी वो भी खत्म कर दी जाएगी, वहीं पर वो रिसीट भी रद्द हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा वॉल्ट मैनेजर का कॉन्सेप्ट। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3, हमारे इकोनॉमी के सेक्शन से आप इसको लिंक कर पाओगे। हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर बॉडी की, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए ना, उनको इकोनॉमिक्स के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर सुझाव देने के लिए एक पूरा काउंसिल बनाया गया है, दैट इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। नाम से पता चला है कि अर्थव्यवस्था के मैटर्स को लेकर ये बॉडी जो है एडवाइस देने का काम करती है। तो रिसेंटली यहाँ पर ये चर्चा में आई है। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली ये बॉडी क्या है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब यह है कि इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। प्लस नॉन परमानेंट, यानी कि एक परमानेंट बॉडी भी नहीं है। ये खत्म हो सकती है, दोबारा से बनती है, खत्म होती है, फिर दोबारा बनती है। तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। इसको बनाया गया है ताकि क्या किया जा सके, हमारे जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं, उसको लेकर ये बॉडी एडवाइस दे सके, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे सके। क्लियर हो गया। तो कोई भी इशू है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो उसको लेकर हमारे हो सकता है प्रधानमंत्री खुद कह दें इस काउंसिल से, भाई जरा इस मैटर पे अपने खुद भी कुछ व्यूज़ हैं, वो अपने विचार वगैरह बताओ, थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर कुछ काम करें। या फिर हो सकता है कि ये जो काउंसिल है अपने हिसाब से ही कोई मैटर को उठा ले, उसके ऊपर डिसीजन लेके प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर बताए कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, लेकिन वो मैटर होगा इकोनॉमी से रिलेटेड ही, ध्यान रखना। अब ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसमें कौन कौन होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसको समझते हैं। ये जो बॉडी है इसको एक चेयरपर्सन हेड करते हैं, और इसके अंदर होते कौन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति होंगे इस काउंसिल के अंदर में वो इकोनॉमिस्ट स्पेशलिस्ट होंगे, जिनको प्रॉपरली अर्थव्यवस्था की नॉलेज होगी, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट होंगे वो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो बॉडी है ना, ये जो पूरा का पूरा कंपोजिशन है, इनको सपोर्ट किया जाता है एक टीम ऑफ ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। यहाँ पर कोई भी मतलब कितने मेंबर होंगे इसके लेकर कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि कितने मेंबर्स इस बॉडी के अंदर में हो सकते हैं। लेकिन इस बॉडी का मेन काम क्या है वो आप समझ गए, इसमें इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी आप समझ गए। अब आता है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट आता है, ये बॉडी किसके अंदर आती है, तो ध्यान रखना, नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये एक नोडल एजेंसी है इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की। आपसे क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कौन से मिनिस्ट्री के है या फिर कौन सी बॉडी के अंडर में आता है, तो नीति आयोग के अंडर में आता है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं अभिलेख पाटिल के बारे में। अभिलेख पाटिल, अब ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ये अभिषेक नहीं है, अभिलेख पाटिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। हुआ क्या है, तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इस अभिलेख पाटिल की जो है तारीफ की है। ये बेसिकली क्या है, किसी का नाम है क्या, नहीं, एक ये पोर्टल, एक वेबसाइट है। ठीक है, और इस वेबसाइट पे बहुत सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा है, ऐतिहासिक बहुत सारा जो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे रखे हैं। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पेजेस यहाँ पर स्टोर कर लिए गए हैं इस वेबसाइट के ऊपर में। ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से नजर आती है, आप देखोगे अभिलेख पाटिल टाइप करोगे तो इस प्रकार की यहाँ पर आपको वेबसाइट मिलेगी। पूरा का पूरा डिजिटल कलेक्शंस है यहाँ पर, आप देख पाओगे डिफेंस को लेकर सारा कलेक्शन है। डिफेंस को लेकर इतिहास का 6000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। जो मैप्स हैं हमारे ऐतिहासिक, कौन कौन से मैप है, टोपोग्राफी कैसी रही है, 207 रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। एजुकेशन को लेकर इतिहास के 6000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। होम एजुकेशन को लेकर 3000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। होम एजुकेशन, उसके बाद में यहाँ पर INA पेपर हो गया और भी बहुत सारे यहाँ पर पेपर्स हो गए, है ना। तो मतलब ऐतिहासिक बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, तो वो सब क्या करे गए हैं, वो सब यहाँ पर स्टोर करके रखे गए हैं अभिलेख पाटिल पर। तो ये क्या है, एक फुल फीचर्ड वेब पोर्टल, एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको सारा का सारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, आर्काइव मतलब आपको पता है, नेशनल आर्काइव जो हमारी एक बॉडी है आज के समय में, उसमें मतलब उस आर्काइव का मतलब ये होता है, देखो सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स है उनका कलेक्शन करके रखना, उसी को हम लोग आर्काइव्स बोलते हैं। और इसके लिए हमारे पास में पूरी बॉडी भी है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो एक पूरा का पूरा पोर्टल है जहाँ से आप सारा का सारा जो डेटा है वो पढ़ सकते हो, सारा का सारा डिजिटल कलेक्शंस आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ सकते हो। ये अभिलेख पाटिल नाम कैसे दिया गया है, अभिलेख बेसिकली एक संस्कृत टर्म है
जिसका इंडिया में यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड्स के लिए। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड। फिर उसके बाद में पतल, पतले बेसिकली ये भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बोर्ड या प्लेटफॉर्म। तो एक रिकॉर्ड वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसका पूरा प्लेटफॉर्म, यानी एक वेबसाइट जिसके ऊपर सारे के सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की भी चर्चा की गई है, क्योंकि एक फुल फीचर्ड वेब पोर्टल है जो कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के जो रेफरेंस हैं, मीडिया, डिजिटाइज कलेक्शंस, इन सबको यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या है? देखो, ये जो बॉडी है इसको 11 मार्च 1891 में बनाया गया था कैलकाटा में, जो आज के समय में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सारा का सारा डेटा रखा हुआ है। ये एक रिपोजिटरी है ना। बहुत सारा जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, वो रखे गए हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट पेपर, ओरिएंटल रिकॉर्ड, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स यानी कि टोपोग्राफी के मैप्स वगैरह हमारे हो गए, माइक्रोफिल्म्स, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो पूरी बॉडी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ना, ये आज के समय में न्यू दिल्ली के अंदर में स्थित है। इसका एक रीजनल ऑफिस है भोपाल के अंदर में, 3 और इसके रिकॉर्ड सेंटर है भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी में। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री। तो इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया आता है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है फॉस्कॉस के बारे में। अब ये फॉस्कॉस क्या है? यह है फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम। समझेंगे एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। तो न्यूज़ ये निकल कर आई है कि हाल ही में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज़ FSSAI, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो ये पूरा का पूरा फूड सेफ्टी को लेकर पूरा का पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम जो है, इसको ये हिंदी में धीरे धीरे करके ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में धीरे धीरे करके ये नियम के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पर फॉस्कॉस चर्चा में है और FSSAI दोनों चर्चा में है। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फॉस्कॉस को समझेंगे कि फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। तो आप कह सकते हो ना, ये जो पूरा कंप्लायंस सिस्टम है ना, ये हमारे फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ही एक बड़ा वर्जन है, जिसको 2012 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें पूरा कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है कि कैसे रजिस्ट्रेशन, कैसे लाइसेंस दिया जा सकता है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। जो फूड बिजनेस का काम करना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका लाइसेंस बेसिकली इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर होता है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब उसके बाद में FSSAI के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। वो कौन सा कानून है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, इस वाले एक्ट के तहत यहाँ पर इस एक बॉडी को बनाया गया। और इस बॉडी के अंदर में इसका मेन काम क्या है? देखो, ये बार बार ना हमें चेतावनी देता है कि एक अच्छा खाना लोग खा सकें, एक हेल्दी फूड को प्रमोट करने का काम करता है FSSAI। क्लियर हो गया? इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, तो FSSAI ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। इस बॉडी ने कई सारे इनिशिएटिव्स को भी चलाया। जैसे पहला इनिशिएटिव है हार्ट अटैक रिवाइंड। इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो ट्रांस फैट है खानों के अंदर में, उसको कम किया जा सके। इवन यहाँ पर ये एक टारगेट रख के चल रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हम ट्रांस फैट को खत्म कर देंगे। ट्रांस फैट समझ रहे हो? जो चिकनाई है, जो बहुत सारा फास्ट फूड है, उसके अंदर बहुत ट्रांस फैट होता है। उस ट्रांस फैट की वजह से बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो जो कोलेस्ट्रॉल है, उसके बढ़ने की वजह से जो हमारी एक तरीके से ब्लड सप्लाई है बॉडी के अंदर में, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसके चक्कर में और बहुत सारे बॉडी के अंदर इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये FSSAI के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो इनिशिएटिव यहाँ पर चलाया था, वो था ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये इनिशिएटिव FSSAI ने इसलिए चलाया ताकि हम अपने देश का जो फूड सिस्टम है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकें, उसको बदल सकें। जो खाने पीने का पूरा व्यवस्था इंडिया का, वो बदल सकें, एक सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड्स को यहाँ पे प्रमोट कर सकें। ये इसका एक मेजर मकसद है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी रेलिवेंट है। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में डिस्कशन किया गया है। आपने देखा होगा कि बिना सीजन के, मतलब कि अभी ना थोड़े ठंडियों में ही आम आने स्टार्ट हो चुके हैं। गर्मियाँ प्रॉपर पड़ी भी नहीं है, आम लेकिन आने स्टार्ट हो चुके हैं। वो कैसे हुए हैं? उसके अंदर में यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया गया है, यानी कि फलों को समय से पहले पका दिया जाता है, सब्जियों को समय से पहले पका दिया जाता है। तो वो कैल्शियम कार्बाइड की वजह से किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये टॉपिक चर्चा में है। तो खबर क्या निकल कर आती है? हाल ही में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज़ FSSAI, फिर से वही बात हो रही है। तो इन्होंने फूड कमिश्नर्स के ऊपर जोर दिया है कि वो एक्शन लें। अगर कहीं पर ये आर्टिफिशियल तरीके से ये फलों को पकाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। आपने जो आज का थंबनेल देखा है ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, कैल्शियम कार्बाइड।
तो कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaC2। इसको हम लोग मसाला के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस्तेमाल किया जाता है हमारे फलों को पकाने में। इसको बनाया कैसे जाता है, जो लाइम होता है, चूना जो होता है और जो कार्बन होता है, दोनों को मिलाकर गर्म किया जाता है 2000 से लेकर 2100 डिग्री सेल्सियस पर एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के अंदर में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बाइड बनता है और ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे जो हमारे पास में खाने पीने को लेकर जो नियम है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन है, जो ये बेसिकली बैन कर चुका है, इसके ऊपर रोक लगा चुका है कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर कि कैल्शियम कार्बाइड कहीं से कहीं तक खाने में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस कैल्शियम कार्बाइड का हम अपनी माइनिंग, जो खनन वाली इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्रीज है, वहां पर इसका यूज करते हैं। इवन इस कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन नाम की गैस भी बनाई जाती है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, इस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है फलों को पकाने के लिए। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या होती है? आर्टिफिशियल राइपनिंग मतलब फलों को समय से पहले यहां पर पका देना, और वो कैसे किया जा रहा है? कैल्शियम कार्बाइड से किया जा रहा है। और कैल्शियम कार्बाइड फलों को समय से पहले पका तो देता है, साथ ही साथ में उस फल की जो उम्र है वो भी बढ़ा देता है, यानी कि थोड़े लंबे समय तक वो टिका रहेगा, फ्रेश रहेगा। समझ में आया? लेकिन उसके नुकसान बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है टी मॉस्किटो बग के बारे में। टी मतलब चाय, है ना? तो जो चाय पत्ती होती है ना, जिसकी हम लोग खेती कर रहे हैं, उस चाय पत्ती को बर्बाद करने के लिए, उसकी क्रॉप को बर्बाद करने के लिए ये यहाँ पर मॉस्किटो बग आपको नज़र आता है। ये दिख रहा होगा। ये मॉस्किटो बग क्या करता है? ये जो कीड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी चाय की जो फसलें हैं उसको पूरी तरह से तबाह करता है। तो हाल ही में जो यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया है, इन्होंने बोला है कि जो ये वाले कीड़े हैं ना, ये कहीं ना कहीं टी प्रोडक्शन को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पर भी चाय की पत्ती की खेती हो रही है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो टी मॉस्किटो बग क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। टी मॉस्किटो बग का जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलोपेल्टिस थाइवोरा। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि हेलोपेल्टिस थाइवोरा ये हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है? तो बता देना, ये एक टी मॉस्किटो बग है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो कीड़ा है ना, ये डायरेक्टली जो चाय की पत्ती की फसलें हैं उसको यहाँ पर बर्बाद करता है। इसमें के छोटे बड़े कीड़े क्या करते हैं, इस पत्तों में से, चाय की पत्ती के जो फसलें, इस पत्तों में से जो सैप होता है उसको यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर देता है। यानी कि प्लांट के अंदर में एक लिक्विड होता है ये, और ये लिक्विड बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, तब यहाँ पे प्लांट ग्रो कर पाता है। और इसी लिक्विड को यहाँ पर ये जो कीड़े होते हैं ये चूस लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वो जो क्रॉप है वो बर्बाद हो जाता है, और ऐसे क्रॉप में काफ़ी सारे लॉसेस भी आ जाते हैं। इवन यहाँ पे जो हमारा PPC है, प्लांट प्रोटेक्शन कोड, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। इसके आने के बाद में क्या होता है ना, 2014 में कई सारे जो कीटनाशक वगैरह हैं उसको मना कर दिया था कि हम चाय की खेती में उसका यूज़ नहीं करेंगे, है ना। चाय की खेती में कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया था पहले। लेकिन फिर आज के समय में क्या कर दिया गया है, रिसेंट जो वाला जो वर्जन आया है, इसमें अलग से कह सकते हो कि 7 जो पेस्टिसाइड्स हैं, 7 कीटनाशक जो है उसको अप्रूव कर दिया है साउथ इंडिया के लिए, कि साउथ इंडिया में आप इसका यूज़ कर सकते हो कीड़ों से बचने के लिए। तो ध्यान रखना कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो चल रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टी कल्टीवेशन के बारे में, क्योंकि ओवरऑल चाय की पत्ती की बात हो रही है, तो टी कल्टीवेशन क्या है, कहाँ पर हो रहा है भारत में, इसको समझ लेते हैं। देखो, टी कल्टीवेशन यानी कि चाय की पत्ती की खेती इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में की जाती है, प्लस जो हमारे वेल ड्रेन्ड सॉइल्स हैं वहाँ पर की जाती है। खासकर अगर मैं कहना चाहूँ तो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ये कुछ यहाँ पर स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन किया जाता है। और चाय की पत्ती की खेती करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है, और बारिश यहाँ पर हर साल लगभग 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर के आसपास की एनुअल रेनफॉल भी चाहिए होती है। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका है, बहुत कुछ आप लोगों ने जाना है बहुत कम समय में। अब क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपने सब कुछ सीख लिया है। क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखते हैं किसने कितने अच्छे से, कितने अटेंशन के साथ में चीज़ों को सुना है। पहले मैं स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके आंसर्स देते हुए चलना, फिर लास्ट में एक साथ में आपको सारे के सारे आंसर्स बताऊंगा, आप मैच करना, और उसके बाद में अपना जो भी स्कोर आया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। चलो, पहला क्वेश्चन बात करता है फॉरेंसिक ऑडिटिंग के बारे में। तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग को लेकर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, फॉरेंसिक ऑडिटिंग बेसिकली एक एनालिसिस है जहाँ पे क्या किया जाता है, एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अच्छे से देखा जाता है, और उन रिकॉर्ड्स का यूज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर में, न्यायालय में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि फॉरेंसिक ऑडिटिंग के प्रोसेस में जो ऑडिटर होता है ना, उसको आप
कोर्ट में गवाह की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा कुछ बताया है या ऐसा कुछ बताया है? तो दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट वन ओनली, दूसरा सेकंड ओनली, तीसरा दोनों सही है या फिर चौथा दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। तो वर्ल्ड अर्थ डे को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, अगेन बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, वर्ल्ड अर्थ डे एक एनुअल इवेंट है, हर साल ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, और इस इवेंट को सेलिब्रेट करने का मकसद है हम जागरूकता फैला सकें और बता सकें कि एनवायरमेंट को लेकर क्या क्या दिक्कतें नजर आ रही हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अर्थ डे का जो अब की बार 2023 का जो थीम है, इसका जो विषय है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नागास्त्र दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। नागास्त्र जो कि हाल ही में चर्चा में है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है ये आपने समझाना है। तो ऑप्शन ए, ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, ऑप्शन बी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन सी एक ऑटोमेटिक राइफल है, या फिर ऑप्शन डी एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा इसका सही उत्तर है। सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सिंपल सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है वॉल्ट मैनेजर्स के बारे में। तो वॉल्ट मैनेजर्स को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, वॉल्ट मैनेजर्स जो हैं उनको रेगुलेट किया जाता है सेबी के गाइडलाइंस के जैसा, और ताकि यहाँ पर उनको रेगुलेट किया जाए और वो अपनी वॉल्टिंग सर्विसेज को देते हैं। और अगर यहाँ पे वॉल्टिंग सर्विस देते हैं तो अगर आप यहाँ पे वॉल्ट मैनेजर के पास में गोल्ड को डिपॉजिट करते हो तो वो आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को भी यहाँ पर तैयार करके देते हैं। ठीक है, तो वॉल्ट मैनेजर को लेकर ये हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी एप्लीकेंट यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वॉल्ट मैनेजर का काम करना चाहता है तो वो इस बिजनेस को कर तो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर उसकी जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर को लेकर। ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो बॉडी है ये एक परमानेंट बॉडी है जिसको बनाया गया है, और ये बॉडी का मेन काम क्या है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस बॉडी को सबसे पहली बार सेटअप किया गया था 2017 में। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को लेकर अगेन दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है ना ये बिगेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी है, यानी कि इस बॉडी में बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी स्टोर रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करती है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका चलो आंसर ही पता चल ही गया है वैसे चलो कोई बात नहीं, और आंसर गलत लगा है, ठीक है, उसका आंसर भले ही पता चल गया हो लेकिन वो आंसर गलत है। चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड के बारे में। तो कैल्शियम कार्बाइड जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स, फ्रूट राइपनिंग एजेंट, फर्टिलाइजर, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका सही उत्तर क्या है। चलो आगे आते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज FSSAI के बारे में। तो इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 यानी 2006 वाले कानून के तहत बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में काम करती है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हेलोपेल्टिस थाइवोरा। हेलोपेल्टिस थाइवोरा जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है। क्या ये एक इन्वेजिव स्पीशी है, क्या ये टी मॉस्क्यूटो बग है, क्या ये एक फंगस है, या इनमें से कुछ नहीं। आगे आते हैं। बस इतने से क्वेश्चन थे। तो आई होप गाइज आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। तो जल्दी जल्दी स्कोर बताओ कितने आपने सही किए हैं। अच्छा अभी नहीं पता सही आंसर क्या है सबके, चलो मैं आपको सही आंसर बताता हुआ चलता हूँ। लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन था हेलोपेल्टिस थाइवोरा को लेकर। तो हेलोपेल्टिस थाइवोरा क्या है, ये बेसिकली टी मॉस्क्यूटो बग है। हमने भी देखा था ना, जो खासकर हमारी
चाय की पत्ती की खेती उसको बर्बाद करते हैं यहाँ पर ये वाले कीड़े, तो ये बेसिकली टी मॉस्किटो बग हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई थी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर। तो उसको लेकर दो स्टेटमेंट से बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको 2006 के एक्ट के तहत बनाया गया है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में नहीं आता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है बॉडी? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 हमारा हो जाता है गलत। आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कैल्शियम कार्बाइड को लेकर। तो कैल्शियम कार्बाइड जो कि हाल ही में न्यूज में है, बताओ ये क्या है? इसका आंसर गलत लगा हुआ है, ये नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए बी, फ्रूट राइपनिंग एजेंट। फलों को पकाने के लिए यहाँ पर एक एजेंट की तरह यहाँ पर यूज किया जाता है। देखो मैंने बोला था ना इसको मसाला भी बोलते हैं, तो एक फ्रूट राइपनिंग एजेंट का काम करता है कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया था नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को लेकर। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर ये जो आर्काइव्स का मतलब ही क्या होता है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उनको यहाँ पर एक जगह पर डिपॉजिट करके रखना। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नेशनल आर्काइव्स में मिल जाते हैं, हमारी सरकार के डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर को लेकर। तो ये जो है बॉडी, इसको लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसको 2017 में पहली बार सेटअप किया गया था। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, ठीक है। 2 साल के लिए यहाँ पर इसका जो टर्म है वो उसके बेसिस पर वो सेटअप किया गया था। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया है, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है इसका। फिलहाल पहला स्टेटमेंट गलत है क्या? हाँ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहोगे कि ये तो सही बात है ना, ये इकोनॉमी को लेकर विवाद जो भी इश्यूज होते हैं उसको लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देता है, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन आगे गलत है, ये परमानेंट बॉडी नहीं है, एक नॉन परमानेंट बॉडी है। नॉन परमानेंट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको बताया था। नॉन परमानेंट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। दैट इज वाई पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वॉल्ट मैनेजर्स के रिगार्डिंग। तो वॉल्ट मैनेजर्स को लेकर 2 स्टेटमेंट थे, बताना था कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर जैसे सेबी के अंदर में रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी प्रकार से वॉल्ट मैनेजर्स को रेगुलेट किया जाता है। आप यहाँ पर इस तिजोरी में जो भी अपना गोल्ड डिपॉजिट करोगे वो कर सकते हो और उसके बदले में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट मिल जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही बात करता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्या ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या उसके पास में उसकी जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ की होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, उसकी नेटवर्थ केवल 50 करोड़ की होनी चाहिए, तब वो यहाँ पर ये जो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दैट इज ऑप्शन सेकंड गलत है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नागास्त्र को लेकर। नागास्त्र क्या है? तो ये बेसिकली एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ठीक है, एक ड्रोन है जो कि पहले टारगेट के ऊपर उड़ेगा, अपने टारगेट को सेट करेगा, फिर जाकर उसको हिट करेगा। तो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन का काम करता है। फिर अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्ल्ड अर्थ डे को लेकर। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों के दोनों सही है क्योंकि 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन। साथ ही साथ में अब की बार का जो थीम है इस दिन का वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉरेंसिक ऑडिटिंग को लेकर। तो 2 स्टेटमेंट्स में थे। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्या बोलता है कि देखो फॉरेंसिक एडिटिंग बेसिकली एक प्रकार का एनालिसिस ही है, एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का एनालिसिस करना, उसको देखना, प्लस अगर कोई विवाद होता है तो कोर्ट में यहाँ पर वो सारा का सारा डेटा यूज किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है फॉरेंसिक ऑडिटिंग के प्रोसेस में जो ऑडिटर है, जो व्यक्ति सारे डेटा को निकाल कर रख रहा है, वो कोर्ट में गवाह की तरह यूज नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति गवाह की तरह कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है असल में। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 गलत है, ऑप्शन ए यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। ये था हमारा आज का कंप्लीट सा सेशन। बहुत कुछ था आज के इस लेक्चर के अंदर में, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सही किए होंगे। तो पहला आप यही बताओ आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत हुए हैं, और क्यों गलत हुए हैं वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।